सवाल जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में जिस बात का इंतजार काफी दिनों से किया जा रहा था, उस बात का इंतजार आज समाप्त हुआ। मसलन ये कि अध्यक्ष और महापौर के चुनाव सीधे कराए जाएंगे, सीधे जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी। शहरी सरकार के मुखिया का चयन सीधे जनता करेगी। 12 दिसंबर 2019, आज से ठीक 5 साल पूरे होने में 10 दिन पहले तब तत्कालिक सरकार ने इस फैसले को पलटा था और छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष चुनाव को लागू किया था। लेकिन आज 2 दिसंबर 2024 को फिर से एक बार सत्ताधारी दल ने उस फैसले को पलट दिया और सीधे चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि कैबिनेट की बैठक में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत और जो यहां पे प्राधिकरण का गठन किया गया था उसके रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। मतलब ये कि प्रत्यक्ष चुनाव का ऐलान और ओबीसी आरक्षण पे घमासान होना तय है। इसी बात पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। लंबे समय से जिस बात को लेकर सियासत चल रही थी कि महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों की चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से किए जाएंगे या फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली से, इस सवाल का जवाब साय कैबिनेट की बैठक में मिल गया है। अब से छत्तीसगढ़ में महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाएगा। इसी के साथ साथ साय सरकार ने पिछली भूपेश सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। अब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाएंगे महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद राज्य में मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता था। जनता वोटिंग के जरिए मेयर का चुनाव करती थी। 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल ने इस फैसले को पलट दिया था। उसके बाद से राज्य में मेयर के चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुए थे। ये एकलौता फैसला नहीं है जिसे लेकर सियासी घमासान मच सकता है। ओबीसी आरक्षण के निर्णय में भी जोरदार सियासत देखने मिलने वाली है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में निकाय और पंचायतों में ओबीसी के आरक्षण के लिए कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण देने का फैसला भी सामने आया है। महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। नगरीय निकायों में और पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने संबंधी विभिन्न धाराओं में जो संशोधन करना है उसके प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। अब कैबिनेट के इन दोनों चर्चित फैसलों में कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने प्रत्यक्ष प्रणाली के फैसलों को लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं। कैबिनेट की बैठक को लेकर कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं, खुद सुन लीजिए। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, सांसदों के माध्यम से। मुख्यमंत्री का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, विधायकों के माध्यम से। लेकिन यदि महापौर का चुनाव और अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें भरोसा नहीं है। अब छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में कैबिनेट के फैसलों में राजनीति देखने मिलेगी। कांग्रेस बीजेपी में जोरदार घमासान देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि इन बड़े फैसलों से छत्तीसगढ़ की रूखी सूखी सियासत में नई जान जरूर आएगी। बाकी अब महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव सीधे होने के बाद किसे नफा मिलता है और किसे नुकसान होता है, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। आपने देखा कि जैसे ही कैबिनेट ने निर्णय लिया वैसे ही प्रदेश में सियासत गरमाने लगी। अब समझिए, प्रत्यक्ष चुनाव को लेकर जब सियासत इस तरह गरमा रही है तो फिर जब ओबीसी आरक्षण का पिटारा खुलेगा, मसलन आंकड़े जब सामने आएंगे, तब स्थितियां क्या होगी, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे से जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता। अजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे के वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुनील जी, मेरा पहला सवाल आपसे है
कांग्रेस ने अपनी बात को जहां पे समाप्त की वहीं से मैं शुरू करता हूं कि मुख्यमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है तो महापौर के चुनाव में दिक्कत क्या थी भारतीय जनता पार्टी को? जवाब दीजिए। जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, महापौर का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव है वो 1999 से बात करें हम, 1999 से 1999 से 2019 तक ये चलता रहा। और उसके बाद 2019 में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार आई और उन्होंने इसको बदला और पार्षदों के बीच से महापौर का चुनाव हो ऐसा फिर से लागू किया उन्होंने। लेकिन देखिए, विषय सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शहरी सरकार जो है उसमें शहर की जनता को स्थिर रूप से स्थायी महापौर या पालिका पंचायत के अध्यक्ष वो आवश्यक होते हैं। दूसरा, सब चाहते हैं कि हम चुने। और महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस ने बदला क्यों? कांग्रेस ने इसलिए बदला कि कुछ उनके जो खास सिपा सलार हैं उनको वो महापौर बना सके, उनको पद बांट सके। दूसरा, जब 2019 में इनकी बहुत विराट बहुमत के साथ जब सरकार बनी और 5 साल की जब इनकी सरकार को जनता ने अपनी कसौटी पर कसा और इनको नकार दिया, इनको जाना पड़ा सत्ता से छत्तीसगढ़ की। तो जब इनकी नीतियों को जनता ने नकारा तो उसमें तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय था ना कि इन्होंने जो चुनाव है उसको इस प्रकार से किया कि पार्षदों के बीच से चुन करके आएंगे और खरीद फरोख्त करके लगातार आरोप लगते रहे। आप देखेंगे कि जो लोग आम चुनाव में कभी चुनाव जीत नहीं सकते थे ऐसे लोगों को चुनाव लड़वाया। ठीक है, सुनील जी जवाब ले लेता। सुनील जी के सवालों का जवाब अजय जी आप दे दीजिए। सुनील जी ने कुल मिला के ये कहा है कि अपने अपने लोगों को प्रत्यक्ष प्रणाली के जरिए अप्रत्यक्ष ढंग से महापौर बनाना, अध्यक्ष बनाना, ये कांग्रेस की नीयत में थी जिसे भाजपा की सरकार ने पलट दिया। जवाब दीजिए। देखिए, होती है कि महत्वपूर्ण है। अभी तक 2000 से छत्तीसगढ़ राज्य बना, अभी तक ज्यादातर जो चुनाव थे वो नवंबर दिसंबर तक पूरी चुनाव प्रणाली खत्म हो जाती थी और लगभग जनवरी माह तक पूरा वो डिक्लेयर हो जाते थे वहां पर। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कंफ्यूज है। कुछ दिन पहले अरुण साहू जी का बयान आया था, उन्होंने एक बार कहा कि भैया प्रत्यक्ष चुनाव करेंगे, फिर बोले नहीं, नोटिफिकेशन जो है मतदाता सूची और परिसीमन को लेके है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं के जो बयान आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो लगातार कंफ्यूज हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह कि चाहे आप प्रत्यक्ष कर लीजिए, चाहे आप प्रत्यक्ष कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी शानदार जीत दर्ज करने वाली है। वर्तमान की बात करना होती थी 14 के 14 नगर निगम, 48 में से 44 नगर पालिकाएं, 122 में से 109 नगर पंचायतें। ये जो आंकड़े स्पष्ट रूप से कांग्रेस के समर्थन में है। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को टालने का प्रयास करती रही। देखिए, 3 बातें महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने जो परिसीमन का एक लगातार उसमें प्रयास किया कि वोटर्स को डायरेक्ट प्रभावित किया जाए। 50 से ज्यादा, वर्तमान की बात करना होती थी, 50 से ज्यादा याचिकाएं हाईकोर्ट में अभी तक पेंडिंग है। 7 नगर निगम पे और अन्य नगर पालिकाओं पे भी अभी तक चर्चा जारी है, जब यहाँ की घोषणा हो रही है। दूसरी बात, परिसीमन के साथ साथ जो मतदाता सूची में लगातार अलग अलग वार्डों में, यहाँ मेरे भाजपा के प्रवक्ता खुद पार्षद चुनाव लड़ चुके हैं, ये प्रणाली को बहुत बेहतर समझते हैं जी। और दूसरी बात ये जानते हैं कि किस प्रकार से, देखिए, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, प्रत्येक वोट कीमती है। जितने छोटे चुनाव होते हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति के जो व्यक्तिगत संबंध है, तो ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से जुड़े वोटों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, परिसीमन को प्रभावित किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष हो रहा है, उसका चुनाव यहाँ मुख्यमंत्री, तो फिर आखिर महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष की क्या बात है? मैं सिर्फ रायपुर की बात करूं, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष, 15 साल से हमारा महापौर है, पहले किरण नायक, फिर प्रमोद दुबे, वर्तमान में जाए। दरअसल बीजेपी वही कहना चाह रही है कि 14 के 14 महापौर कांग्रेस के, नगर पालिका के भी आपने आंकड़े दिया, नगर पंचायतों के भी आंकड़े दिए, सारे अध्यक्ष कांग्रेस के। अप्रत्यक्ष प्रणाली क्या नतीजा ये रहा, ये बीजेपी को मेन आपत्ति है, इसलिए वो प्रणाली को बदलना चाहते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, पूरा समय आपको दूंगा मैं। जब एक बार हाँ, अगर आप प्रश्न उठा रहे हैं तो देखिए, पार्षद भी है ना। अगर मैं ये मान लूं कि अगर ज्यादातर पार्षद इनके थे, लेकिन हमारे बने स्थिति तो यह है नहीं। आज वो उनके बीच में चुनाव होता है, चाहे मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। विधायक दल चुनता है भैया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लोकसभा के सांसद चुनते हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, सुनील जी जवाब देंगे, बेहतर जवाब देंगे। पार्षद रह चुके हैं कि कहां कहां बीजेपी की बहुमत थी और कांग्रेस के अध्यक्ष महापौर बन गए। मैं लौटूंगा सुनील जी, आप जवाब तैयार रखिएगा। जब बाबूलाल जी का रुख कर लेता, बाबूलाल जी, चाहे चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, प्रदेश की 3 करोड़ जनता का प्रतिनिधि मिलने जाने वाला है, मतलब मिलने वाला है। क्या इस निर्णय से किसी एक राजनीतिक दल को लाभ होगा? अब इस निर्णय के पीछे आप क्या वजह समझते हैं बाबूलाल जी?
देखिए, राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं जरूर कि हमें लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस निर्णय को इसलिए पलटा है कि उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को लाभान्वित करेगा, बाद में जो है ये स्थिति बदल सकती है, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया। ये निर्णय में एक बात है, इसके दो पहलू है। एक पहलू तो ये है कि सीधे सीधे चुनाव होगा तो खरीद फरोख्त तो नहीं सीखेंगे, पार्षद गण को खरीद फरोख्त किया जाए ये सब वहां के लोग नहीं सीखेंगे, जो आम चुनावों के बाद कई बार देखने में देश के अंदर में आया है कई राज्यों में। इसलिए जो है मैं समझता हूँ ये जो छोटे शहरी सरकार होती है ये एक प्रकार से सीखने की मुद्रा होती है। यहाँ पर वो सीखते हैं, सब लोग जो नए राजनीतिज्ञ होते हैं, जो नए नेता होते हैं, वो सीखते हैं कि विधानसभाओं में, लोकसभाओं में क्या होता है, कैसे होता है। अब आज जैसे सभापति के चुनाव आप सीधे करेंगे, मतलब आप क्या है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सीधे कर रहे हैं। जो संभव नहीं होता है वो विधानसभा के अंदर चुना जाता है, तो वो सीखने से वंचित रह जाएंगे। वहां क्या होता है ये सीखने से वंचित रह जाएंगे। बाकी सारी चीजें आप देख लीजिए, सभाएं हो या बहस हो, नेता प्रतिपक्ष सभापति, सारी व्यवस्थाएं जो है वो सिखाने के लिए जो है निगम्य होती है। लेकिन इसमें जो है ये बात बदल जाती है। मेयर का अर्थ क्या हुआ? मेयर का अर्थ हो गया सीएम। आप सभा के अंदर जब बैठते हैं तो सीएम की कुर्सी है, तो मेयर की कुर्सी का महत्व होता है अपनी शहरी सरकार में। नेता प्रतिपक्ष बैठता है, विपक्ष के लोग बैठते हैं, पक्ष के लोग बैठते हैं, निर्दलीय बैठते हैं, सारे लोगों की बातें होती है, वो सीखते हैं। यहाँ पर एक चीज है, पक्ष में अगर आप सोचेंगे तो ये है वो इस बात से सीखने से वंचित रह जाएंगे कि विधानसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है अगर सभापति का चयन नहीं होगा तो, और दूसरे इससे वंचित रह जाएंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट को रेज किया है कि यहाँ पे छोटी सरकार होती है, शहरी सरकार होती है, उनके सामने सीखने समझने का मौका होता है, और खरीद फरोख्त को लेकर जो चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होती है उस पर भी कम से कम विराम लग जाए। सुनील जी, दो सवाल आपके लिए है। पहला सवाल यह है कि साहब आप चाहते तो वही आंकड़े रिपीट कर सकते थे, केवल भाजपा उसके सामने लग जाता। अब प्रत्यक्ष प्रणाली की चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, जिस बात को लेकर आप लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। दूसरा मैं आ जाता हूं ओबीसी के आरक्षण पे। आज बड़ा इत्तेफाक है कि आप भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी हैं, पार्षद भी रह चुके। दोनों विषय आपके बेहद निजी विषय है, बेहद आपसे जुड़ा हुआ विषय है। अब जरा बताइएगा, 25% का आरक्षण नियम को शिथिल करके आयोग के अनुशंसा रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण को लागू करना प्रदेश की सियासत में ओबीसी राजनीति को कितना हवा देगी? बहुत अच्छा प्रश्न है अवधेश जी, थोड़ा सा समय लगेगा। दो प्रश्न हैं आपके। तो एक प्रश्न तो ये है कि पहला प्रश्न कि हम कांग्रेस के रिजल्ट को बिल्कुल वैसे ही रख के सामने भाजपा लिख सकते थे, लेकिन हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं और हम चाहते हैं कि अच्छा नेतृत्व इस प्रदेश में आए, और वो नेतृत्व जो है नगरीय निकाय के माध्यम से सशक्त नेतृत्व बने और वैसे सारे लोगों को चुना जाए। हम कहीं पर बंदर बाट करना, खरीद फरोख्त करी राजनीति करना, इससे हम कहीं पर इत्तेफाक नहीं रखते। अब सबसे महत्वपूर्ण जो आपका प्रश्न है वो ओबीसी विषय का प्रश्न है, और वास्तव में इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत स्पष्टता से लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए, ओबीसी का जो मामला है, अभी जो सरकार का निर्णय आ रहा है, जो आप अध्यादेश देखेंगे, हालांकि उसमें बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो उसमें मामला समझ में आया कि अब पहले होता था कि आप पूरे प्रदेश के स्तर पर आरक्षण को कर देते थे कि 25% प्रदेश में दिया जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता था कि ओबीसी की आबादी नहीं है, कहीं पर एससी की आबादी नहीं, कम ज्यादा है, कहीं एसटी की आबादी कम ज्यादा है, तो उसमें थोड़ी तकलीफ भी होती थी। इस बार सरकार ने बहुत अच्छा एक निर्णय ये लिया कि जिस क्षेत्र में उनकी आबादी जिस अनुपात में होगी उस अनुपात में वहां पर का आरक्षण होगा। मतलब नगरीय निकाय सीमा पे रायपुर नगरीय निकाय होगा, रायपुर नगर निगम, उसका आरक्षण का आधार जो होगा वो प्रारूप अलग होगा। लेकिन वहीं पर आप बस्तर चले जाएंगे जो आदिवासी बहुल है, वहां पर का आरक्षण का जो है वो अलग होगा। उसमें एकदम स्पष्ट है कि जो एसटी एससी का आरक्षण है वो तो उस अनुपात में मिलेगा जो उनकी जनसंख्या है, और 50% से ज्यादा करना नहीं है क्योंकि न्यायालय का निर्णय है। तो 50% के भीतर में जो बचा हुआ आरक्षण है वो ओबीसी को मिलेगा, बशर्ते कि ओबीसी की जनसंख्या उस बचे हुए प्रतिशत के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मान लो 100 की गिनती लें, 50% आरक्षण देना है। यदि मान लो एसटी की संख्या मान लो 20 है, एससी की संख्या मान लीजिए 10 है, तो बचता है 20। अगर वहां पर 20% से ज्यादा ओबीसी की जनसंख्या तो पूरा 20 मिलेगा।
तो ये एक प्रक्रिया, फिर महिलाओं का आरक्षण अलग मिलेगा, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि अब तो सभी जो वर्ग हैं, जो एसटी एससी जो वर्ग है या ओबीसी वर्ग है, उनको उसके क्षेत्र में जहां पर वो रहते हैं पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा और निश्चित रूप से नया नेतृत्व तैयार होगा, सभी वर्गों में नेतृत्व तैयार होगा और न्यायालय के निर्णय का सम्मान भी होगा। इसलिए सरकार का निर्णय बहुत ही शानदार निर्णय है। अजय जी, दो सवाल आपके लिए भी। पहला, बीजेपी की ओर से सुनील जी ने कहा कि बीजेपी लोकतांत्रिक प्रणाली पे विश्वास करती है, वो नहीं खरीद फरोख्त करके अपना महापौर नहीं बनाएगी, जनता जिसे चुनेगी उसे महापौर के रूप में स्वीकार किया जाएगा। एक दूसरा ये कि ओबीसी को लेके हुए इस निर्णय का कांग्रेस की भीतरी सियासत में कितना हलचल है, जरा समझाइएगा एक बार। देखिए अजय जी, दो चीजें महत्वपूर्ण है। ये बड़े बड़े लोकतांत्रिक उसके दावे कर रहे हैं, पार्टी विद डिफरेंस, कैडर बेस्ड पार्टी का दावा करते हैं। आज ऑपरेशन लोटस के माध्यम से किस प्रकार से बहुत से राज्यों में लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार, चाहे मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, हमने महाराष्ट्र में देखा कि आधी रात को राष्ट्रपति शासन लगा के सबसे कम समय के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाएगी। तो ये बड़े बड़े दावे तो खोखले हैं, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल चरित्र है, वो बड़े बड़े दावे अभी सुनील जी कर रहे थे कि हम ओबीसी आरक्षण देंगे। मैं आपको 3 कोट दे देता हूं। जो आरक्षण संशोधन जो विधेयक था, आज कल देखिए, आज 1 दिसंबर है, कल 2 दिसंबर, इसी दिन कल 2 दिसंबर 2022 को सर्वसम्मति से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी शामिल थे, 5 मंत्रियों के हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल के पास गए और तत्कालीन जो राज्यपाल थी माननीय अनुसुईया उइके ने कहा था कि आप इसको सर्वसम्मति से पारित करिए, मैं 2 घंटे में पास कर दूंगी। आज 2 साल से ज्यादा हो गया, आपकी शायद सरकार को 1 साल से ज्यादा हो रहा है कि आपने आरक्षण संशोधन को लागू किया। एसटी का 32%, एससी का 13%, ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का 4%। अगर आप सचमुच आरक्षण के समर्थन में होते तो आपकी सरकार को 1 साल हो गया है, इसको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? भैया पहले तो हमारी सरकार थी, आपको लग रहा था कि आरक्षण को लागू करने का क्रेडिट कहीं भूपेश सरकार को न मिल जाए, तो आपने नहीं लागू करने दिया, अब तो कर दीजिए। तीसरा राज्यपाल आ चुके हैं, तो क्या आप इसको लागू करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात चैनल पे बोल दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बिहार चुनाव के समय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि अब आरक्षण की समीक्षा करके इसको समाप्त करने का समय आ गया। पहली बात, उत्तराखंड वर्सेस अवधेश कुमार मामले में भारतीय जनता पार्टी पक्षकार थी, खुले रूप से उन्होंने आरक्षण का विरोध किया। दूसरी बात, आरएसएस के जो प्रचार प्रमुख और प्रवक्ता है मनमोहन वैद्य, उनका बयान वर्ड टू वर्ड पढ़ा हूं, आरक्षण के नाम पर सैकड़ों साल तक लोगों को अलग करके रखा गया, जिसके खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है और आरक्षण देने से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। ये 3 कोड स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आरक्षण विरोधी है। अजय जी, बहुत गजब तगड़ा अध्ययन आप करके आए हैं। थोड़ा सा क्वांटिफाइबल डेटा पे कह देते तो प्रदेश की जनता को आनंद आ जाता। मैं लौटूंगा अजय जी, मैं आऊंगा सीधे आपके पास आऊंगा। जब मैं बाबूलाल जी का रुख कर लेता। बाबूलाल जी, आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, आयोग की अनुशंसा और नगरीय निकाय पंचायत के चुनाव, क्या लगता है कि प्रदेश की राजनीति में इसका कितना बड़ा असर होने वाला है? बाबूलाल जी, देखिए असर तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है। ये एक प्रकार से आप देखेंगे ना, दूसरा पहलू इसका जब देखेंगे तो राहुल गांधी जो देश भर में बोलते फिर रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, ये उसका समर्थन करती हुई लगती है। ओबीसी में जो निर्णय लिया है आज, तो इसका समर्थन करते हुए दिखती है। और अभी सुनील चौधरी जी ने इस बात को कहा भी कि जितनी हमारी मौजूदगी है उतना आरक्षण हमको मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और ये बात कोई गलत नहीं है कि भाई आज इतने साल हो गए देश को आजाद हुए, अगर हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा इतने साल के बाद भी, या हम वैसे कि वैसे वंचित रह जाएंगे, तो ये तो दुर्भाग्यजनक स्थिति पैदा होगी। इसलिए जो है बात सही है। और असर जहां तक सवाल है, तो 2 चीजें हैं कि असर अगर होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दोनों निर्णय जो ली है वो अपने फायदे के लिए उन्होंने लिया है। और निश्चित रूप से जो है इन दोनों के पलटने से जो है जो बातें आई है सामने, उसमें कांग्रेस के मांग के विरोध में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और निश्चित रूप से भूपेश बघेल ने जो निर्णय लिया था उसको पलटा गया है। और एक नुकसान जो आपने अभी कहा कि इस प्रणाली को देखने के बाद खरीद फरोख्त जो है वो कम से कम पार्षद नहीं सीख पाएंगे, ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं, सीएम कैसे चुने जाते हैं, ये जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है उसको नहीं सीख पाएंगे। ये मेरा बार बार यही कहना है जी। ठीक है, मैं लौटूंगा बाबूलाल जी आपके पास। बेहद महत्वपूर्ण आपने बात कही। सुनील जी,
दो सवाल फिर से आपके लिए। पहला ये कि अजय जी बहुत सारे आंकड़े लेके आए, बाबूलाल जी कह रहे हैं कि अपने लाभ के लिए निर्णय को पलटा गया, जरा बताइए क्यों ऐसा किया गया। देखिए, अजय जी जो आंकड़े बता रहे थे कि हमने वहां पर राज्यपाल के समक्ष भेज दिया और राज्यपाल ने ऐसा कह दिया, न्यायालय का निर्णय आ गया कि 50% से ज्यादा आपका आरक्षण होना नहीं चाहिए। तो क्या आपको संवैधानिक व्यवस्थाओं पर भरोसा करना तो पड़ेगा, जो चीजें हैं उसको मानना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50% आरक्षण पर नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लिया है। पहली बात ये हो गई। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मंशा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो है चीजें आनी चाहिए। और बाबूलाल भैया एक बात कह रहे थे कि सीख नहीं पाएंगे कि कैसे चुनाव होता है। निश्चित रूप से हो सकता है कि महापौर का चुनाव एक मैं बोल मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक है, प्रधानमंत्री का चुनाव लोकतांत्रिक है। आप सुन लो ना, आप सुन लो। आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से नगरीय निकाय की तुलना मत करिए, है ना, उससे तुलना मत करिए। वहां पर सभापति का चुनाव होता है, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से वही पार्षद चुनते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से प्रक्रियाओं का पालन आप बात करते हैं, तो सामान्य सभा में सारी प्रक्रियाओं का पालन होता है। सब लोग प्रश्न करते हैं, लिखित में प्रश्न देते हैं, जवाब आता है, प्रश्नकाल होता है, उसके बाद चर्चाएं होती है एजेंडे पर। एक महत्वपूर्ण और मैं विषय आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो व्यक्ति पार्षद के रूप में काम करता है, चाहे वो किसी दल का हो, निर्दलीय हो, उसको ये तो समझ में आ जाता है कि जनता के बीच में उनके विकास कार्यों के लिए मेहनत करके किस प्रकार काम किया जाता है, लोकतंत्र को कैसे मजबूती के साथ देश के अंदर में लागू किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 5 साल यदि कोई पार्षद है, निश्चित रूप से अपने जीवन का समय दिया है, वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा, विकास के काम करता रहेगा, जनता के हित में लड़ता रहेगा। ये महत्वपूर्ण विषय है। खरीद फरोख्त की राजनीति पर नगर निगम में जैसे पिछली बार हुआ, अब मैं बता दूं कोरबा की स्थिति क्या थी भैया, इनके महापौर का जाति प्रमाण पत्र तो फर्जी पाया गया, वो कोर्ट ने निर्णय दे दिया। ऐसे बहुत सारी जगह थी। सुनील जी थोड़ा समय देखना पड़ेगा, मैं अजय जी का रुख करता हूँ, फिर अजय जी कहेंगे कि समय आपने नहीं दिया। अजय जी पूरा समय आपको देता हूँ, जवाब दे दीजिए। देखिए महत्वपूर्ण बात है, हमारे पत्रकार बाबूलाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कहने के जो कैबिनेट की बैठक उसमें जो निर्णय लिए गए सीधा येन केन प्रकारेण जो पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले, इसका सीधा प्रयास किया गया है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि मतदाता सूची में फेरबदल, परिसीमन में लगातार फेरबदल, फिर उसको अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अगर ये तो 2019 में भी हुआ था, पहले भी मैं कंप्लीट करूं, सुनिए महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि मेरे वार्ड के 1100 नाम गायब कर दिए गए थे, मेरे वार्ड के 1100 नाम गायब कर दिए गए थे। मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। ये बौखलाहट देखिए। अरे आप लोग, अजय जी आप कंटिन्यू कर लीजिए, समय का भाव है। अजय जी की बात है, मैं उनकी बात को आप लोग जो कि हमारे पर मतदाता हम वो नहीं करेंगे। सुनिए जी, एक मिनट अजय जी आप कंप्लीट कर लीजिए, समय का भाव है। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले भी आपके द्वारा जब प्रत्यक्ष चुनाव किया गया, तब भी 3 चुनाव हुए, 2 में हमारा महापौर चुना गया। तो ये बात देखिए घबराहट, इसी लोकतंत्र की तो बात करते हैं, घबराहट की जो बात हम खरीद फरोख्त नहीं करते, है भारतीय जनता पार्टी में इसी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। किस प्रकार से मध्य प्रदेश में, अरे आप अगर आप सोचो सरकार चाहती तो क्या आपका कोई महापौर बन पाता क्या? हम तो चाहते हैं। सुनील जी, अजय जी सुनील जी, मैं जब बाबूलाल जी का रुख कर रहा हूँ। अजय जी सुनील जी, अजय जी ठीक है, अजय जी सुनील जी, अजय जी मैं बाबूलाल जी के पास जा रहा हूँ। बाबूलाल जी मैं आ रहा हूँ। अजय जी समय बात ठीक है, चले आप सुनील जी एक बार अजय जी को कंप्लीट करने दीजिए। ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता लगातार नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में इनका जो प्रदर्शन है वो बहुत गुजरा हुआ है। दूसरा लगातार जो 1 साल तक जो वादा खिलाफी कर रहे हैं, हर वो इनसे नाराज है। तो जो हारने की स्थिति दिख रही है, तो लगातार टालने का प्रयास है, ऐसे निर्णय लेने का प्रयास है जो मैनिपुलेट किया जा सके। अजय जी आगे आपके बाद मैं जब एक बार बाबूलाल जी का, बाबूलाल जी जरा फाइनल कमेंट आपका इस पूरे निर्णय का, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन हो, ओबीसी आरक्षण हो, ठीक है, राजनीतिक दलें हैं अपने अपने हिसाब से वो चीजों को तय करती है, बहुमत के आधार पर चीजें तय होती है। जनता जनार्दन के पक्ष से अगर कहेंगे तो जनता जनार्दन के मन में क्या चल रहा होगा? कि जनता जनार्दन को ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से कोई लाभ हानि नहीं है, और न उनको कोई इससे फर्क पड़ता है। डायरेक्ट चुनाव होंगे तो सीधे वो मत करेंगे, और इनडायरेक्ट चुनाव होंगे तो भी सीधे मत करेंगे। वो पार्षद चुनेंगे, फिर पार्षद जो है वो मेयर चुनेगा, उनके लिए कोई खास फर्क नहीं है। फर्क तो ये अंदर खाने में आएगा, जो सीखने की मुद्रा कम होगी। दूसरी चीज देखिए, बड़ी साफ बात है, सरकारें किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे इसकी हो,
सबने अपने अपने ढंग से अपने फायदे के लिए ही निर्णय लिए हैं। तब की सरकार ने जो निर्णय लिया वो उसके फायदे के लिए था, कहीं ना कहीं फायदा उन्होंने उठाया, और अब की सरकार जो निर्णय ले वो अपने फायदे के लिए ले रही। इसमें कोई झंझट वाला मसला ही नहीं, गुरेज होना ही नहीं चाहिए। तो सरकारें अपने ढंग से अपने राजनीतिक दल के राजनीतिक निर्णय जो है वो करती है, और अपने लाभ के लिए करेगी, वो नुकसान के लिए थोड़ी करेगी। ठीक बात, बिल्कुल सही आपने कहा कि राजनीति है, राजनीति में सब गुणागणित करके ही निर्णय लिया जाता है कि आने वाले समय में किस तरह से नियमों का संचालन किया जाए, किस तरह से निकाय चुनाव में प्रदर्शन किया जाए। कुल मिला के ये कि इस निर्णय के बाद भले ही मतदाताओं को एक वोट अधिक देने का, सीधे महापौर चुनने का, अध्यक्ष चुनने का अधिकार मिला हो, लेकिन सियासत की गलियारों में इस बात की चर्चा जबरदस्त होने लगी है कि इसका नफा नुकसान में कौन सी पार्टी को कितना नफा होगा और कितना नुकसान होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों के लिए को बेहद शुक्रिया। अजय जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।